यूपीपीसीएस 2023 देखते देखते वो भी आ गया और आप लोगों ने दे भी दिया। मित्रों, यूपीपीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो आपका 9:30 बजे से 11:30 बजे तक संपन्न हुआ, वह उन्हीं चिरपरिचित अंदाजों में फिर से आ गया जिस चिरपरिचित अंदाज तक आज के सभी पेपर होते रहे हैं। वही ढाक के 3 पात, बड़े बड़े आशाएं अपेक्षाएं की जाती थी कि यूपी स्पेशल से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सारे सेक्शन को लपेट दिया गया। किसी सेक्शन पर कोई ऐसा कमांड या इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछे गए जिसको एक सारगर्भित रूप में कहा जा सकता हो। फिलहाल मेरिट वही रहेगी, वैकेंसी जो भी है, सीटें जो भी हैं, उन सबको मिला करके मेरिट लगभग वही जाएगी जिसका अंदाज़ा सभी लोग कह देते हैं, अर्थात 90 के आसपास मेरिट वही रहेगी। मेरिट में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। 90, 92, अगर 250 के आसपास तक अगर वैकेंसी पर अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपकी मेरिट वही 90 के आसपास ही रहेगी, प्लस माइनस आपका 2-3 हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आपने यूपीपीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा दे दिया। जीएस सीसेट दोनों पेपर आपके हो जा रहे हैं। मित्रों, जीएस सामान्य अध्ययन पर हम एक सबसे सटीक विश्लेषण दे रहे हैं आपको और एक एक प्रश्नों पर चर्चा करते हुए दे रहे हैं, और उस आशा के साथ, उस अपेक्षा के साथ कि लोक सेवा आयोग का आंसर भी ऑथेंटिक रूप में वही रहेगा जिस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। तो आते हैं मित्रों, शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्नों की पूरे विश्लेषण के साथ, देखते हैं उसका सटीक आंसर क्या होगा और आप उस सटीक आंसर के कितने करीब पहुँचे हैं। कुल मिलाकर के हमने कहा था कि आप 120 से 125-30 के रेशियो तक चलिए, और ये इस रेशियो तक कवर कर पाने में आपको दिक्कतें हुई हैं। फिलहाल आते हैं, देखते हैं आपका स्कोर क्या रहा है, क्या रहेगा, आपकी मेरिट कितनी जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस कितनी रहेगी, और ये लगातार चलता रहेगा। फिलहाल आपका कारवां रुकना नहीं है, आपका कारवां आगे बढ़ते रहना है, कभी भी हताश नहीं होना है। जैसी भी स्थिति रही उस स्थिति से आपको 4 कदम आगे बढ़ करके पूरी मेहनत, ऊर्जा, लगन और उत्साह के साथ आगे बढ़ जाना है, बिना कुछ सोचे समझे, और लग जाना है अपने मुख्य परीक्षा के लिए और पुनः आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। आते हैं, देखते हैं इस विश्लेषण में यूपीपीसीएस 2023 के इस विश्लेषण में हम लोग एक एक करके लेकर के चलेंगे। वैसे तो ये जो विश्लेषण है, ये विश्लेषण हमारे बुकलेट सीरीज डी का है, लेकिन आप इसको मैच कर लेंगे। सीरीज डी के जो प्रश्न हैं इनको आप मैच कर लेंगे। मैच करने का मतलब ये है कि आप इन प्रश्नों को देख लेंगे, कहाँ से कैसे प्रश्न आपके बन रहे हैं उनको आप देख लेंगे, क्योंकि मैच कर लेंगे आपके वो पहले प्रश्न से आपके बुकलेट का कौन सा प्रश्न आ रहा है। आते हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारा जो है उस पर आते हैं। पहला प्रश्न है आपका बजट का है। बुकलेट डी में आपका जो पहला प्रश्न है वो बजट का है कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स are to be set up across different states to skill youth for international opportunities। तो बजट 2023-24 में वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई कि देश भर में हम ऐसे 30 इंटरनेशनल सेंटर्स डेवलप करने जा रहे हैं जो विश्व स्तरीय होंगे, और हम विश्व स्तरीय क्षमताओं का हम विकास करेंगे। तो इसका आंसर आपका होगा 30 होगा, ठीक है। 30 इंटरनेशनल सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं देश भर में। तो मित्रों ये होगा आपका आंसर, 30 होगा, 30 होगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके उत्तर सही हैं तो बहुत अच्छा है, अगर उत्तर नहीं सही हैं तो भी बहुत अच्छा है। आप उन पर जो है बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन थे। अब क्रांति के नेता को आप देखिए, हजरत महल पार्क को आप जानते हैं लखनऊ के हैं, तो ये लखनऊ की नेता रही हैं। नाना साहब को आप जानते हैं कानपुर, ये कानपुर के नेता रहे हैं। कुंवर साहब को आप जानते हैं कि ये बिहार के नेता थे, बिहार के नेता रहे। तो बचे कौन, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान आपके कहाँ के हैं, बरेली के हैं। बरेली में वास्तव में रोहेलखंड के थे, रोहेलखंड सरदार थे और रोहेलखंड राजघराने से जुड़े हुए थे। खान बहादुर खान ने अपना ज़बरदस्त नेतृत्व प्रदान किया था, और बाद में ये भी
भाग जाते हैं नेपाल, लेकिन वहाँ उनको सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके बरेली के रहे हैं, ये आंसर आपका होगा बरेली होगा। अब देखिए कुछ प्रश्न होते हैं सरल होते हैं, कुछ प्रश्न टफ होते हैं। सरल प्रश्न जब आप गलत करने लगते हैं तो आप मेरिट से दूर चले जाते हैं। ठीक है, और जब टफ प्रश्न अगर गलत होते हैं तो सभी के गलत होते हैं। ये दोनों प्रश्न क्या है, सरल प्रश्न हैं। अगर आपके सही हुए हैं तो आप मेरिट में रहेंगे, सही नहीं है तो आप मेरिट से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है, बहुत अधिक चर्चा में रहा है, आप जानते हैं इस समय। पहला है आपका डोनेटस्क है, फिर आपका कीव है, फिर आपका जेपोरिज्म है, फिर आपका खार्किव है। अगर हम देखें डोनेटस्क को देखें तो ये 90% कोयला, यूक्रेन का जो 90% कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो आपका है डोनेटस्क में है। 90% कोयला, कुल कोयले का 90% कहाँ से होता है, उत्खनन होता है, वो आपके डोनेटस्क से होता है। और इसीलिए डोनेटस्क को सबसे पहले केंद्र बिंदु बनाया, क्योंकि ये सब क्या है, समृद्ध भंडार है और कोयले का बहुत बड़ा, जो आप जानते हैं कि यूक्रेन यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश रहा है और उसके इसी खनिज संसाधन पर लोगों की तीखी निगाहें लगी रहती थी और उसी का परिणाम रूस को अभी रहा है। रूस ने भी इसलिए डोनेटस्क पर जो है अपना आक्रमण करके उसे जीतने का पहला प्रयास किया था। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें होगा ए होगा, इसका आंसर आपका सी होगा, इसका भी आंसर आपका सी होगा। 30 केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, ये आपके प्रश्न रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो गए। अब देखिए इन प्रश्नों को हम इस तरीके से विश्लेषण कर दे रहे हैं कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, आगे आने वाली परीक्षाएं क्या है, आपकी आरओ हैं। ठीक है, आरओ हैं, आपकी बीओ है, ये सब परीक्षाएं बस आ रही हैं। इसके फार्म आपके इसी महीने के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब अगली परीक्षाओं के लिए भी तैयार होते रहना है, साथ ही साथ अपने मेंस के लिए भी आपको अपने कारवा को आगे बढ़ाना है। चलिए आगे चलते हैं। ये तीनों प्रश्न क्लियर हो गया, 1 2 3 आपका आंसर बड़ा ही ऑथेंटिक आंसर है। ठीक है, आगे आइए। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया था। न्यूजीलैंड का लक्ष्य क्या है, धूम्रपान मुक्त होना क्या है। अब देखिए न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, पोलैंड, कई देशों ने इस दिशा में अपने प्रयास किए हैं और निकोटीन फ्री होने के लिए इन्होंने क्या किया है, अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ठीक है, तो निकोटीन फ्री होने के लिए कई देशों ने, कई यूरोपीय देशों ने इस दिशा में बड़ी पहल की है और उसमें आपका एक कौन है, उसमें आपका न्यूजीलैंड रहा है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2022 में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य 2025 का, 2030 का लक्ष्य जो है ब्रिटेन में रखा है। 2030 का जो लक्ष्य है ये ब्रिटेन का है। ठीक है, और ये जो आपका न्यूजीलैंड का है। तो न्यूजीलैंड का लक्ष्य क्या है, 2025 है और ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है, 2030। तो मान लिया अगले किसी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है, न्यूजीलैंड का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथे नंबर का जो प्रश्न है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया था और न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। ठीक है, तो निकोटीन फ्री, स्मोक फ्री, निकोटीन फ्री होने के लिए क्या कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान, देखिए ऊपर के चारों प्रश्न आपने देखा सब करंट अफेयर्स के हैं, एक इतिहास का रहा है, बाकी आपके करंट अफेयर्स के हैं। हम क्या करेंगे, हम आपको 2023 के इस प्रश्न का, इस पेपर का विश्लेषण करते हुए इसे हम अलग अलग आपको दे देंगे। संविधान के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इतिहास के कितने प्रश्न पूछे गए, इन सारे प्रश्नों को हम आपका विश्लेषण करके अलग अलग भी कर देंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए अधिकरण की हम बात करें तो ये दिया हुआ आपका भाग 11 नहीं,
ये किसमें है, ये भाग 14 का में है, भाग 14 का में है। और आप जानते हैं 42 अमेंडमेंट से, 42वें संविधान संशोधन से लाया गया था। हालांकि इसे जोड़ा कब जाता है, आप जानते हैं कि राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में जोड़ा जाता है, लेकिन ये लाया गया था क्या, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अधिकरण का प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकरण ये 42 अमेंडमेंट से जोड़ दिया गया था, किसमें, भाग 14 का में होगा। तो ये है संघ राज क्षेत्र, आपका सही है। ठीक है, राजभाषा ये भी सही है, अनुसूचित जाति जनजाति ये भी सही है। ठीक है, तो ये सब सही है, आपका आंसर होगा अधिकरण भाग 11 का गलत आंसर है, सही आंसर आपका क्या होगा, भाग 14 का होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और आपने देखा आप यहाँ तक आपका सबसे सटीक विश्लेषण है, सबसे शुद्धतम विश्लेषण है, और आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर सबसे सटीक विश्लेषण पाएंगे। मित्रों, ये पूरा विश्लेषण, पूरे दोनों पेपर का विश्लेषण हम आपको देंगे, आपको प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए आपको देवप्रयागम IAS DPIAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, इसको शेयर भी करना होगा और इसको मैक्सिमाइज़ करना होगा। तो आप हमारे DPIAS यूट्यूब चैनल से बने रहें। DPIAS यूट्यूब चैनल पर आप UPPCS का सबसे सटीक विश्लेषण पाएंगे DP पांडे के साथ। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। संविधान का भी आपने देखा, संविधान का भी एक प्रश्न यहाँ से आना शुरू हो गया। संविधान का एक प्रश्न हो गया, एक प्रश्न इतिहास का हो गया, यानी 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के हो गए और 2 प्रश्न आपके हो गए, एक इतिहास का हो गया और एक संविधान का हो गया। आते हैं संविधान के अगले प्रश्न पर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों में अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। अब देखिए, आप जानते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ। तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि अभी तो हमारे पास कोई ऐसी मानकीय भाषा का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम नहीं उपयोग कर पा रहे हैं। उस समय जो हमारी शासकीय भाषा थी अंग्रेजों से हमने प्राप्त किया था। ठीक है, आप जानते हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच, हिंदी भाषी बेल्ट के बीच भाषा पर विवाद भी उत्पन्न हो गया था, जिसका समाधान त्रिभाषी फार्मूले के अंतर्गत किया गया था। इन सब चीज़ों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने बहुत बेहतरीन प्रयास किया था और उसमें एक निर्णय ले लिया गया था कि नहीं, अंग्रेजी भाषा को अभी अगले 15 सालों के लिए चलने दिया जाए, क्योंकि तब तक अगले 15 सालों में हम क्या करेंगे, अपनी भाषा की समृद्धता को हम स्थापित कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका क्या होगा, 15 वर्ष होगा। यह आपका होगा 15 वर्ष, यानी भारतीय संविधान ने प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी। तो ये आपका सबसे सटीक आंसर हो गया, 15 वर्षों के लिए हो गया। ठीक है, आपने अब तक देखा 6 प्रश्न देखे, 6 प्रश्न आपके बड़े सटीक हो गए, जिसमें से 6 प्रश्नों में से आपके 2 प्रश्न हो गए संविधान से हो गए, 1 प्रश्न आपका इतिहास से हो गया। ठीक है, 3 प्रश्नों को 3 प्रश्न आपके करंट अफेयर से हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा होता है। आइए देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब आप जानते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसे कहते हैं, हो सकता है ना जानते हूँ। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वे होते हैं जिसमें नाइट्रोजनस की कमी होती है, जो आपके दलदलीय क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन जो पोषक पदार्थ होता है, तत्व होता है, उनकी उन्हें कमी होती है। तो जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो वे क्या करते हैं, वे सीधे कीड़ों को खाते रहते हैं, कीट भक्षी होते हैं, क्योंकि कीड़ों से उनको क्या मिलता है, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है और उनकी जो जीवित रहने की स्थिति है और सर्वाइव करने की स्थिति वो बनी रहती है। और अगर ये स्थिति ना होने पाती तो निश्चित रूप से ये पौधे क्या हो जाते, समाप्त हो गए होते। अब ऐसे पौधों में अगर आप देखेंगे तो नेपेंथिस, निलंबको, निक्टेंथिस, निकोटियाना नहीं, ये सब कोई प्लांट्स नहीं है। इसमें आपका निफेंथिस है। ठीक है, निफेंथिस के अलावा भी इसमें ढेर सारे प्लांट्स आते हैं, ड्रोसेरा होता है, तुम्बिलता होता है, ये सब प्लांट्स इसमें आते हैं। निफेंथिस हो गया, ठीक है, आपका ड्रोसेरा हो गया, तुम्बिलता हो गया,
तो मिलता होगा। तो ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या हैं, जो आपके कीटभक्षी पौधे हैं, और ये आपके लवणीय जगहों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और उसी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये कीड़ों को पकड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं और कीड़ा को खा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कीटभक्षी प्लांट्स के रूप में जानते हैं। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, ये जोग्राफिकल यूनिट, अ जोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड रिलीज वाटर, जो कलेक्ट्स करती है, स्टोर्स करती है, रिलीज करती है वाटर को, इसको कहते हैं वास्ट लैंड हो गया, वेस्ट लैंड हो गया, वाटर रिजर्व हो गया, और वाटर शेड हो गया, जल विभाजक। ठीक है, इनको जल विभाजक कहा जाता है। किसको, ये आपके जल विभाजक जो होते हैं, जल विभाजक का ही काम होता है, इसीलिए उनको जल विभाजक कह दिया जाता है, क्योंकि पानी को इकट्ठा करते हैं, भंडारण करते हैं और पानी छोड़ते रहते हैं, और जहाँ छोड़ते रहते हैं वहाँ से क्या हो जाता है, एक ऐसी जोग्राफिकल एरिया बन जाती है जिसका हम उपयोग विभिन्न प्रकार के भौगोलिक निर्धारण के लिए करते हैं। वहाँ से हम इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं कि यहाँ से ये चीज़ें इस रूप में हैं, तो भौगोलिक निर्धारण के रूप में हम इसे देखते हैं। ठीक है, ये आपका होता है वाटर शेड होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पारिस्थितिकी से आपका हो गया, इकोलॉजी से प्रश्न हो गया आपका, इकोलॉजी वाला प्रश्न आपका होगा, वाटर शेड हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे आते हैं, हु एथराइज्ड द बुक द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी गुन्नार मेडल की रचना है, बड़ी फेमस रचना है गुन्नार मेडल की। ठीक है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी गुन्नार मेडल की पुस्तक है, 1970 में लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1970 में लिखी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1970 में लिखी गई गुन्नार मेडल की पुस्तक है द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है मित्रों, तो ये रहे आपके प्रश्न, और आप देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों का एक सबसे शुद्धतम विश्लेषण DPIS देवप्रयागम IAS द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, और ये विश्लेषण लोक सेवा आयोग के आंसर से बिल्कुल मैच करेगा। इस तरीके से आप हमारे इस एनालिसिस न्यूज़पेपर आपके जो भी रहे हैं, आपके साल पेपर रहे हैं, साल पेपर हैं, आप देखोगे उन सभी में सबसे बेहतरीन विश्लेषण हम करने का प्रयास कर रहे हैं आपके समक्ष, और लोक सेवा आयोग के आंसर से ये अधिकतम करीब रहेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। Which of the following is not a part of the Article 20 of the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? अब अनुच्छेद 20 आप जानते हैं ला, ठीक है, रूल ऑफ लॉ का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, और अनुच्छेद 20 ने क्या किया है, अनुच्छेद 20 ने भारतीय संविधान को संरक्षित करने में, विशेष तौर पर फंडामेंटल राइट्स को संरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका का निभाई है। अगर अनुच्छेद 20 ना होता तो निश्चित रूप से रूल ऑफ लॉ प्रभावित होता, साथ ही साथ और भी जो विधि और कानून की जो संस्थाएं हैं वो भी प्रभावित हो गई होती हैं। तो क्या है हिस्सा नहीं, यातना के विरुद्ध निषेध, अगर हम इसकी बात करें तो भारत के संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है आर्टिकल 20 में, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, स्वयं अपने विरुद्ध ये कह रहा है कौन सा हिस्सा नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा। ये क्या है, ये भी आर्टिकल 20 में शामिल है, ये भी आर्टिकल 20 में शामिल है, ये भी आर्टिकल 20 में शामिल है। ठीक है, ये भी शामिल है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये तीनों आपके क्या हैं, इसमें शामिल हैं। दोहरे दंड की धारा, इससे बचाव के लिए भी आपका आर्टिकल 20 है, इसके लिए भी है, लेकिन यातना के विरुद्ध निषेध ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो सारे जेल के कैदी कहाँ चले जाते, सब इसी का लाभ ले होते, लेकिन ऐसा उपबंध नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे?
नागार्जुन, कुमारिल भट्ट, नाग भट्ट और नागसेन। ठीक है, मिलिंद पन्नू इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट संत। द कंसर्न संत वाज, वो संत कौन थे? तो नागार्जुन नहीं थे, कुमारिल भट्ट भी नहीं थे, ठीक है, नागभट्ट भी नहीं थे, तो कौन थे वो नागसेन थे। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस में ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, अगर आप देखोगे तो रिपीटेड क्वेश्चन भी है और कहीं ना कहीं इसमें कई सालों में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, नागसेन होंगे और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसको हम सतत विकास कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बंगाल का इतिहास, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, महमूद गवां के पत्रों का संग्रह, गुजरात विजय। ठीक है, इनको अगर हम देखने का प्रयास करें तो ये क्या है? आप जानते हैं कि जो बंगाल का इतिहास रहा है, ठीक है, बंगाल का इतिहास ये कहाँ रहा है? बंगाल का इतिहास का जो वर्णन किया गया है ये आपके रियाजुल सलातिन में किया गया है। ठीक है, नहीं, ये आपका है मेरा, अगर हम देखें बंगाल का इतिहास तो ये है रियाज उस सलातिन, रियाज उस सलातिन, रियाज उस सलातिन में एक है, यानी आपका बंगाल का इतिहास आपका सी है, सी का एक। अब देखिए सी का एक कहाँ कहाँ है? सी का एक 2 जगह है, एक ये है और एक ये है, यानी ये दोनों आपको आप काट दीजिए, ये नहीं होगा। अब अगले विकल्प पर आइए, कह रहा है बुरहान मासिर। ठीक है, अब बुरहान मासिर को अगर आप देखोगे तो बुरहान मासिर का क्या है? ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। आप वैसे भी जानते हैं बहमनी शासक जो थे, ठीक है, तो बुरहान मासिर इनका आपका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं 2 किसका विकल्प बनता है? 2 बनता है आपका, ठीक है, बुरहान मासिर बनता है आपका बी। बी है आपका, बी का 2 कहाँ है? बी का 2 यहाँ पर है, तो बी का 2 बहमनी के शासक अहमदनगर, ये आपका बी हो गया। ठीक है, ये आपका सी हो गया, ये आपका हो गया 2 हो गया। अब मीराते सिकंदरी को देखिए कहाँ है? मीराते सिकंदरी ये किसके बारे में है? मीराते सिकंदरी में गुजरात विजय है, इसमें गुजरात विजय का उल्लेख है, गुजरात विजय। तो गुजराती विजय जो है ए का क्या हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया। अब ए का 4 कहाँ कहाँ है? ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। डी का आपका 3 हो गया, अपने आप आपको पता चल गया। तो इस तरीके से आपका ये हो गया आंसर बी हो गया आपका, ये आपका आंसर बी हो गया, ये आपने देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मित्रों ये रहा है विश्लेषण, और ये सबसे सटीक विश्लेषण आप देख रहे हैं डीपी पांडे के साथ, देवप्रयागम के साथ। लेकिन इस पूरे विश्लेषण को प्राप्त करने के लिए और पूरे क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के लिए आप DPIS के साथ जुड़े रहिए, देवप्रयागम के साथ जुड़े रहिए। DPIS के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके साथ जुड़े रहने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको ऐसे सभी प्रश्नों का पूरा विश्लेषण मिलेगा, सबसे सटीक विश्लेषण मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? अब देखिए, जनगणना को अगर हम बात करें तो जनगणना की दो बातें आती हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए, व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन। जिसने अंग्रेजी पढ़ा उसका सही हो गया, जो हिंदी पढ़ा उसका गलत हो जाएगा। सेंसस वर्क डन, वर्क डन आएगा तो आपका हो जाएगा 1881 हो जाएगा। सेंसस वाज फर्स्ट टाइम, नॉट फॉर डन, वर्क डन नहीं रहेगा तो फिर आपका हो जाएगा 1871 हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा इन द ईयर ऑफ 1881 हो जाएगा। ठीक है, 1881 हो जाएगा। हिंदी जो पढ़ा उसका भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? ठीक है, तो सर्वप्रथम कब किया गया था? अगर वैसे देखा जाए तो 1878 आता है, लेकिन सक्सेसफुल रूप में कब आता है? ये कंप्लीट नहीं था। यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट आंसर होता है। यहाँ पर सबसे पहले पूर्ण रूप से 10 वर्षीय जनगणना का जो प्रावधान था वो कहाँ से होता है? वो आपको दिखाई पड़ता है कहाँ से? भारत से दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? अब आर्थिक क्रिया वह होती है जिसमें कुछ लाभ प्राप्त किया जाता है, उसमें कुछ एक्टिविटी ऐसी की जाती है, कुछ उसमें कुछ उत्पादन हो, कुछ उपभोग हो और कुछ विश्लेषण हो, कुछ इसमें लाभांश प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो ये कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें हमें कुछ लाभ के लिए हम नहीं करते हैं उसको, जिसको हम कुछ लाभार्जन नहीं करते हैं, जिसमें हम कुछ प्रोडक्शन नहीं करते हैं, कुछ कंज्यूमिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी क्या है? पहला है ट्रांसपोर्टेशन, तो ये तो सही है, ट्रांसपोर्टेशन सही है। फार्मिंग भी सही है, सर्विसिंग भी सही है। वॉलंटरी सोशल सर्विसेज, स्वैच्छिक समाज सेवा, इसमें कोई लाभ नहीं होता है, इसलिए आंसर ये आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है मित्रों, तो ये रहे 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन के आगे हम आपको लगातार ये विश्लेषण दे रहे हैं। आप लगातार हमारे इस विश्लेषण के साथ जुड़े रहें। ये आपका सबसे सटीक विश्लेषण है, सबसे शुद्ध विश्लेषण है। तो आप DPIS के साथ जुड़ करके और आप आगामी बैचेज के लिए भी आप जान जाएंगे। मित्रों, हमारा हिंदी साहित्य, हमारा हिंदी सामान्य हिंदी एवं निबंध का हमारा नया बैच 22 तारीख से शुरू हो रहा है। 22 मई को प्रातः 9 बजे से जो बैच शुरू होगा, इसमें हम हिंदी पत्र लेखन की शुरुआत कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट करेंगे। ये हमारा जो हमारी ब्रांच ऑफिस पहले की रही है सुशीला नर्सिंग होम टैगोर टाउन प्रयागराज में, यहाँ से क्लास हमारा प्रातः 9 बजे शुरू होगा। ये शुरू होगा आपका 22 मई को। इसमें SS चौधरी यानी भोला सर, जिसको आप जानते हैं भोला सर के रूप में, वो इस क्लास को लेंगे। ये क्लास उनके द्वारा डन की जाएगी और आप आएंगे, देखेंगे, सबसे बेहतरीन क्लास आपको मिलेगी। इसी प्रकार से हमारा जो आपका GS के चारों पेपर हैं और जो क्रैश कोर्स है, ये भी हमारा 22 मई को शाम को 5 बजे से शुरू हो रहा है। इसमें जो हमारी क्लासेज रहेगी, ये क्लासेज हमारी आपके PCS मेंस को टारगेट लेकर के रहेगी। इसमें UP स्पेशल हम लेकर के चल रहे हैं। UP स्पेशल की हमारी स्पेशल क्लासेज रहेंगी शाम को 5 बजे से 8 बजे तक ये क्लास 3 घंटे की क्लासेज रहेंगी। तो आप 22 मई को हमारे इस वर्कशॉप में ज़रूर आएँ, लेकिन उससे पहले आप अपने इस विश्लेषण को लगातार प्राप्त करते रहें और इसको हम 2-3 खंडों में आपको दे रहे हैं। फिलहाल आज हम आपको अभी ये 15 प्रश्नों का विश्लेषण आपको दे रहे हैं, तुरंत हम आपको अगले क्लास में उपलब्ध करा रहे हैं। शेष आगे के सारे आंसर आपको विश्लेषण करवा रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो ये रहे आपके आंसर रहे और इनको आप बेहतरीन तरीके से देखते चलिए, मिलाते चलिए और आप अपना मूल्यांकन करते रहिए। देखते रहिए कि हम कितने पानी में हैं, कितने औकात में हैं, साल भर की मेहनत हमारी कैसे रंग लाई है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। ये गलती फिर अगली बार कसम खा कर जाएंगे नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। उसके लिए क्या रणनीति अपनाएं, उसकी इस रणनीति को अपनाने के लिए, जानने के लिए आप आइए हमारे इस जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, जो हमारा वर्कशॉप होगा, इस वर्कशॉप में ज़रूर आएँ। 22 मई प्रातः 9 बजे और शाम को 5 बजे से।